हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर वो बंगला गद्य साहित्य। जो कि देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया। आप देखेंगे जन्मदिन जो है, इनका जो जन्म है वो 7 मई और 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये विश्वविख्यात कवि हैं, बल्कि साहित्यकार, दार्शनिक, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युद्धगिष्ट वे ही थे। यानी कि बंगला गद्य साहित्य के माध्यम से भारतीय में जो सांस्कृतिक की चेतना नई नई बनी, उनमें जान डालने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है, अब देखेंगे वे ऐसे ही प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, एकमात्र कवि हैं। यानी कि वो नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं, न कि एकमात्र कवि ही नहीं है, बल्कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भी सम्मानित रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। और जिसकी 2 रचनाएं हैं 2 देशों के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय गान बनी। भारत की जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन, और दूसरा है बंगाल देश का राष्ट्रीय गान अमर सुनार बाइल गुरुदेव की रचना। इनकी मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 कोलकाता। अब देखेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि भी कहा जाता था, यानी कि विश्व का कवि कहा जाता था। यह तो निर्वाद्य सत्य है कि वे एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे, परंतु उनकी प्रतिभा का यदि काव्य क्षेत्र की सीमा में बांधकर मूल्यांकन किया जाए तो ये असंभव है। ठीक है, यह सरासर न कि केवल उनके प्रतिभा के साथ अन्याय होगा, बल्कि उनके जितने भी सम्मान हैं, जिनके भी पुरस्कार हैं, उनके साथ भी अन्याय होगा, बल्कि स्वयं को भी अंधेरे में रखने का प्रयास सम्मान जाएगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ को बांध कर, यानी कि कोई सीमा में बांध रहा है, तो बल्कि वो खुद अपने आप को अंधेरे में रखकर कोई चीज़ का सामना कर रहा हो। ठीक है, अब देखेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं वो एक कुशल गद्यकार भी थे, यानी कि एक अच्छे गद्यकार हैं, जो कि गद्य में अपनी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि यात्रा वृत्तांत, निबंध, नाटक, आत्मकथा और आदि आदि बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने लिखा है। और अपनी प्रतिमा को लोहा मनवाया है, यानी कि उन्होंने अपनी इतनी सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा है, इतना मेहनत किया है कि उनकी जो मेहनत है वो लोहा के समान माना जाता है। और बंगला गद्य साहित्य में उनकी अनुपम रचनाओं से अत्यंत समृद्ध है, यानी कि उनके इतने सुंदर सुंदर रचनाएं हैं जो कि समृद्ध माना गया है। अब देखेंगे एक उपन्यासकार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहु ठकुरानीर हाट, चोखरे बाली, नौका डूबी, गोरा, चतुरंग, घोड़े बाइरे, 4 अध्याय आदि की रचनाएं की। और ये सब जितने भी कथानक हैं वो ऐतिहासिक की अपेक्षा पारिवारिक ढंग का है, यानी कि जितने भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं, वो सब पारिवारिक ढंग का है। और इस उपन्यास में हृदय के बुद्धवृत्त के बीच का संघर्ष उभर जाता है, यानी कि इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उसमें अपने हृदय को जो भाव होता है, जो कि संघर्ष होता है परिवार के बीच में, वो उभर कर सामने दिखाया गया है। इस पर बंकिम चंद्र ने उपन्यासों का हल्का सा प्रभाव देखा है। बंकिम चंद्र जी जो है वो उनके जो उपन्यास है थोड़ा सा प्रभाव उनका भी दिखा है। और चोखरे बाली में पहली बार व्यक्तियों के मन पर पड़े प्रभावों के फलस्वरूप घटित क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को कथानक आगे बढ़ाती है। चोखरे बाली ये जो पहली बार का जो उपन्यास था, कहानी थी, उन्होंने व्यक्तियों के मन पर ऐसा प्रभाव डाला, ऐसा उसका फल दिखा कि उनकी घटित क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को कथानक यानी कि कथा के रूप में आगे बढ़ाया गया। और इसमें चरित्रों की मानवीय कृतियों तथा यथावृत्त ढंग से चित्रण किया गया, यानी कि मानव के जितने भी चित्र होते हैं, जितनी भी कथाएं होती है, जितने भी यात्रा वृत्तांत होती है, कुछ भी होता है, वो ढंग से उन्होंने चित्रण किया गया, जो संपूर्ण भारतीय साहित्य में ही अद्वितीय नौका डूबी में सामाजिक जीवन में उलझी हुई व्यक्तिगत समस्याओं को उठाया गया। यानी कि उनको जो चित्रण किया गया, उसके बाद संपूर्ण भारत में जो साहित्य का जो अद्वितीय जो था, जो कि नौका डूबी जो है, वो सामाजिक जीवन में उलझी हुई जो व्यक्तिगत होती है, यानी कि व्यक्तिगत समस्याएं को उसमें उठाया गया। यानी कि अगर हम समाज में रहते हैं तो उनके जीवन में कई सारी उलझनें आती हैं व्यक्तियों के जीवन में, तो उन सारी समस्या को उठाकर चित्रण किया गया। जैसे कि हम देखेंगे गोरा, उनका महानतम उपन्यास है। इसमें व्यक्तिगत, समाज व राज्य की समस्याओं को
परंपरा संबंधित करके दर्शाया गया। यानी कि गोरा जो है गोरा जो कहानी है, उपन्यास है, उनको सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को, परंपराओं को संबंधित रखकर उनके कथा चित्रण को दर्शाया गया। इसे आधुनिक युग के महाभारत के रूप में देखा जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी भी एक पद्धति का प्रयोग दूसरे उपन्यास में दूसरी बार नहीं किया है और इसका परिणाम सेसर कविता है। इसमें एक नई शैली का प्रयोग किया गया है और कहानीकार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 100 कहानियों की रचना की है और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने एक लाइन को दूसरे कविता में, दूसरे कहानी को नहीं दोहराया है। इनकी कहानियाँ कथा वस्तु व शैली में पर्याप्त विभिन्नता है। यानी कि इनकी जो कहानी है वो कथाओं में, कहानियों में जो एक शैली का काम करती है, संजोने का काम करती है, वो उनकी विभिन्नता है, उनकी पर्याप्त मात्राएं हैं, जो उनको कोई भी चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनकी कहानी में प्रेम से लेकर भूतों तक की विषय वस्तु बनाया गया है। साहित्य की दृष्टि से इनकी जो कहानियाँ हैं साफ व आदर्श है तथा इनकी किसी भी भारतीय भाषा की श्रेष्ठ कहानियाँ के साथ साथ तुलना की जा सकती है। यानी कि कोई भी भाषा में जो श्रेष्ठ भाषा है उनके साथ इनकी कहानी का तुलना किया जा सकता है। इनकी कहानी इतनी सुंदर, इतनी साफ साफ है। नाटककार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वाल्मीकि प्रतिभा, काल मृग्या, प्राकृतिक प्रतिशोध, नलीना, राज और रानी, उसके बाद प्रायश्चित, तपती, विसर्जन आदि नाटकों की भी रचना की है। उन्होंने गोरैया, गलद, बैकुंठरे खाता नामक 2 हास्य प्रसंग नाटकों में भी लिखे हैं। इनके विसर्जन एक प्रगीतात्मक त्रासतु है तथा टैगोर के सर्वोत्तम नाटक में इसकी भी गणना होती है। राजा और रानी 5 अंकों में रचित एक त्रासदी और इसे बंगला नाटक के सर्वश्रेष्ठ तदसी कहा जा सकता है। एक निबंधकार के रूप में टैगोर ने राजनीतिक, सामाजिक, धर्म, दर्शन आदि के विषयों पर अनेक निबंध की रचना की है। उन्होंने काली बाण भट्ट की रचना पर भी आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। उन्होंने यूरोप प्रवासिक पत्र 1881 नामक यात्रा वृत्तांत भी रचना की है। जीवन स्मृति, उनके आरंभ जीवन की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन सन 1912 में हुआ था। अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगला गद्य साहित्य के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। यानी कि उन्होंने अपना अनेक अनमोल योगदान दिया है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए किसी के साथ तुलना की जाए तो उनकी कहानी सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छे से जानकारी दी हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।